हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 13 में। अभी तक हमने प्लस 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 किए हैं। अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैप्टर को करने से पहले वो सभी वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको वो सभी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 5 मनी, जिसके लिए आप, मैं और हम सब काम करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मनी से। नाउ मनी होता क्या है, आखिर पैसा होता क्या है? मनी वो है जो ये करता है। आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नो डाउट आपको सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर की डिफाइन मनी। आपको पूछ सकता है कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। तो कहीं ना कहीं मनी की डेफिनेशन में मनी के फंक्शंस भी छुपे हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी रेफर्स टू an instrument that act as a। अब आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन में क्या करना है, इसके फंक्शंस भी बता देने हैं। तो मनी रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट दैट एक्ट एज अ, जो सबसे पहला फंक्शन है वो इसका एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए जो मीडियम है उसका काम करता है। दैट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, दैट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एंड दैट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। फाइन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मनी एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ द मनी। अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई कि बच्चे का जो नॉलेज लेवल है बहुत हाई लेवल का है, और यही हमारी कोशिश है कि हम आपके नॉलेज लेवल को हाई लेवल तक लेकर जाएं। तो मनी रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सपोज इफ यू वांट टू सेल एंड परचेज समथिंग, तो आपके लिए एक्सचेंज का काम कौन करेगा? पैसा। ठीक है, अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो बदले में आप क्या एक्सचेंज करेंगे उससे? पैसा, मनी। और अगर आप कोई चीज सेल के साथ साथ परचेज करते हैं तो आपको क्या देना होगा? पैसा। तो अल्टीमेटली इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। सपोज आप किसी कमोडिटी को स्टोर करना चाहते हैं। गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए। गेहूं अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, सपोज आप एक बहुत बड़े जमींदार हैं, ठीक है, आपके पास 100 क्विंटल 200 क्विंटल जो गेहूं है वो स्टॉक है आपके पास। अगर आप उसको स्टोर करना चाहें तो पता चला कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस क्वांटिटी को बेचकर वो पैसा इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इट ऑल्सो हेल्प इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कमोडिटी। कार का एग्जांपल ले लीजिए। कार क्या है? मशीन है। आप उसकी वैल्यू को मनी की वैल्यू में कंसीडर कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइफ स्टॉक परचेज करने जा रहे हैं, सपोज यू वांट टू परचेज हॉर्स, तो आप उसकी वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। तो इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, कई बार आप आज की डेट में हम बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में क्या है कि हम उसका जो सेलर है उसको प्रॉमिस करते हैं कि वी विल पे इन इंस्टॉलमेंट्स इन फ्यूचर। तो मनी है एक ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से मैं ये फ्यूचर पेमेंट्स कर सकता हूं, या इट मेड पॉसिबल द फ्यूचर पेमेंट। तो इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड और फ्यूचर पेमेंट्स। तो ये आपका कंसेप्ट था मनी का, डेफिनेशन थी मनी के। और अगर आपको पूछ लेता है फंक्शंस ऑफ मनी, देन नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी एज वेल। नाउ क्या मनी सिस्टम शुरू से है? नहीं, पहले हमारी इकोनॉमी में क्या था? बार्टर सिस्टम। आप सभी को पता होगा बार्टर सिस्टम क्या था।
barter system. It is an old system of exchange under which goods and services are exchanged for goods and सर्विसेज। तो ये एक पुराना सिस्टम है एक्सचेंज का। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि मैंने लिखा है इट इज, ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम आज भी रूरल एरिया में एज वेल एज अर्बन एरिया में प्रिवेल करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। किसके बदले? गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि मनी तो सिस्टम में था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर गुड्स का तो समझ में आता है कि सपोज मेरे पास व्हीट है, सामने वाले पर्सन के पास राइस है, तो हम आपस में अपने गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। कंफ्यूजन आता है कि ये सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज एक पर्सन मोची का काम करता है और दूसरे पर्सन नाई का काम करता है, ही इज अ बार्बर, ठीक है। तो अब अगर वो उसके शूज अपनी कटिंग, बालों की कटिंग के बदले में ठीक कर दे, तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज आल्सो नोन एज C2C सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। Now what do you mean by C here? C stands for commodity. Fine. So you can say that C2C economy or C2C system of exchange is a system of exchange in which commodity are exchanged for commodities. So simple. Now after discussing the definition of money as well as barter system, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जब बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में पहले से एग्जिस्ट करता था, तो फिर मनी सिस्टम की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? आंसर लाइज इन ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर एग्जामिनर ये सेम क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर कैसे पूछ सकता है, दैट व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर मनी सिस्टम। क्वेश्चन कुड बी why there was a need for money system, या फिर ये क्वेश्चन और भी एलोबरेट करके पूछ सकता है दैट व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ फॉर मनी सिस्टम व्हेन बार्टर सिस्टम वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। फर्स्ट मेन ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस of wants, दूसरा lack of common unit of value, तीसरा difficulty of future payments, फोर्थ वन डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट फिफ्थ वन इज डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। So these are the points
These are the drawbacks, these are the limitations, and these are the reasons that why we require money system in the economy when barter system was already there. तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसके ऊपर आपको अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है, अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत होगी कि आखिर ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ये आखिर है क्या. ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी. फाइन, ए के पास क्या है, व्हीट, और बी के पास क्या है, मिल्क. ये आपस में अपने गुड्स एक दूसरे के साथ कब एक्सचेंज कर पाएंगे, जब ए को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मिल्क की, और एट द सेम टाइम बी को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, व्हीट की. तभी इनका जो एक्सचेंज है वो एक दूसरे के साथ पॉसिबल है. अगर बी पर्सन जिसके पास मिल्क है लेकिन इसको चाहिए शूज, तो इसके पास तो व्हीट है, इसके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो यहां पर बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ सिचुएशन इन विच two person are having such things which they want to exchange with each other. दो लोगों के पास वो चीजें हैं जो वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, और अगर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है, इफ देयर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बार्टर सिस्टम फेल्स. ठीक है, तो सबसे पहला और मेन रीजन बार्टर सिस्टम के नेगेटिव पॉइंट का और मनी सिस्टम के रिक्वायरमेंट का कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है तो हमें क्या चाहिए, मनी सिस्टम, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. सेकंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. नाउ व्हाट इज दिस कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू? अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गिव कॉमन यूनिट वैल्यू फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स. सपोज एक पर्सन के पास कार है, या फिर एक पर्सन के पास हॉर्स है और एक पर्सन के पास व्हीट है. ठीक है, अब दोनों पर्सन क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास जो चीज है उसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, दोनों अपना अपना लॉजिक दे सकते हैं. सपोज ये पर्सन ए है, ए जिसके पास हॉर्स है, और बी पर्सन ऐसा है जिसके पास व्हीट है. अब बी क्या लॉजिक दे सकता है कि उसकी व्हीट ज्यादा वैल्यूएबल है, कि भाई अगर तेरे को भूख लगेगी तो तू अपना घोड़ा नहीं खा सकता. ठीक है, ए क्या लॉजिक दे सकता है बी को कि मेरा हॉर्स तेरी व्हीट से ज्यादा वैल्यूएबल है, कि अगर तुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो तुझे मेरे हॉर्स की जरूरत पड़ेगी, अपनी गेहूं के ऊपर बैठकर नहीं जा सकता. तो यहां पर क्या हो गया, दोनों के दोनों कहेंगे कि मेरी चीज की वैल्यू हाई है, मेरी चीज की वैल्यू हाई है. क्यों? क्योंकि कोई कॉमन यूनिट नहीं है जिसमें हम दोनों की वैल्यू को डिफाइन कर सकें. दिस प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड बाय द मनी. आज की डेट में हम मनी की हेल्प से हॉर्स की कीमत को डिफाइन कर सकते हैं, व्हीट की कीमत को, व्हीट के प्राइस को डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है कॉमन यूनिट वैल्यू की, ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज अनदर रीजन दैट व्हाई मनी सिस्टम वाज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट. ये जो फ्यूचर पेमेंट है इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी कह सकते हैं. कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट. अब कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट वही चीज है कि आप अगर कोई चीज ईएमआई पर परचेज करते हैं. ठीक है, अब लगा लो कि बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में मुझे क्या देना होगा, जो मेरे पास गुड्स हैं, क्योंकि मनी सिस्टम तो है ही नहीं, तब मैं कोई ऐसी चीज परचेज कर लेता हूं जिसके बदले मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको हर साल इतना क्वांटिटी गेहूं का देता रहूंगा. बट व्हाट इज द सर्टेनिटी कि मेरी जो अगले साल की जो फसल है वो होगी, अच्छी होगी, नहीं होगी, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है. सपोज अगले साल में रेनफॉल नहीं होता या फिर और कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है तो मेरी फसल तो नहीं हुई, तो उस केस में आपका बार्टर सिस्टम जो है फेल हो जाता है. इट वाज द डिफिकल्टी in making future payment under the barter system. This problem is solved by the money system in the economy. So this is another reason that why money system was required. Next है आपका difficulty of storage of value. अगर आपकी
बार्टर सिस्टम की बात करें, सपोज आप एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं और आपके पास 100 क्विंटल या फिर 200 क्विंटल की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, और आपको किसी कारण से स्टोर करना पड़ जाता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ पर्सन विद होम यू कैन एक्सचेंज योर वीट, ठीक है, ये आपका वीट का प्रोडक्शन है। तो ऐसे केस में आपको स्टोर करना पड़ जाएगा। अब स्टोरेज वाज डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्यों? क्योंकि एक तो आपका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए। दूसरा, फियर ऑफ लॉस भी है इस केस में। फियर ऑफ लॉस कैसे है? हो सकता है कोई चूहे वगैरह खा जाएं आपके फसल को, या फिर ह्यूमिडिटी के कारण फंगस लग जाए, तो वहां पर आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी इस फसल को मनी के टर्म्स में मनी के बदले बेच देता हूं तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और कहाँ मुझे 100 क्विंटल या 200 क्विंटल के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, इसको बेचकर जो पैसा आ सकता है मैं इजीली घर में, या फिर अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ तो मैं बैंक में इजीली डिपॉजिट करवा सकता हूँ। तो मेरी जो स्टोरेज ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाती है आपकी मनी सिस्टम की हेल्प से। नेक्स्ट, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर मैं इंडिया से यूएसए भेजना चाहता हूं, सपोज मैं ये गेहूं भेजना चाहता हूं, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको बेचकर पैसे भेजना चाहूं, आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से विद इन मिनट्स आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया से लेकर यूएसए तक, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर या टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर बार्टर सिस्टम। सो ऑल these problem were solved with the help of money system. This is the reason, that's why money system was required in the economy, and these are also the drawbacks of the barter system. Now it's time to discuss different forms of money, different types of money. तो in totality there are 4 types of money, 4 तरह की मनी होती है। सबसे पहला फिएट मनी, सेकेंड वन फिड्यूशरी मनी, थर्ड वन full bodied money, and fourth one and last one is credit money. So these are the 4 types of money. Now let us discuss what is fiat money. Fiat money refers to that money which is authorized and issued by the government. तो यहाँ पर इसकी characteristics क्या हो जाएगी? It is authorized and issued by government. All the currency notes or coins, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं दैट फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज ऑथराइज्ड एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि एग्जांपल जरूर दें अपने डेफिनेशन के अंदर। नाउ फिड्यूशरी मनी रेफर्स टू दैट मनी विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज just because of trust between payer and pay. तो जो पैसा लेने वाला है और जो पैसा देने वाला है, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट के बेस पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे वो होता है आपका फिड्यूशरी मनी। जैसे अगर किसी पर्सन ने किसी और पर्सन को कैश देना है, मनी देना है, वो उसे कैश या मनी ना दे करके उसको चेक दे देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस दूसरे पर्सन ने चेक को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि
दोनों के बीच में ट्रस्ट है कि चेक भी मेरे लिए कैश का काम करेगा। द पर्सन कैन इजिली ड्रॉ द मनी विद द हेल्प ऑफ चेक फ्रॉम द बैंक, ठीक है। या फिर आपके जो डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, डीडी होते हैं, वो भी इसका काम करते हैं। सो दीज आर द money, fiduciary money refers to that money which act as a medium of exchange just because of the trust between payer and payee। इसके बाद आता है आपका फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड में आपको दो कंसेप्ट याद रखने होंगे, एक होता है कमोडिटी वैल्यू और एक होता है मनी वैल्यू। तो यहाँ पर जो फुल बॉडीड मनी है, यहाँ पर उसका मनी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। बट आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, ये तो आप बीच में डायग्राम की फॉर्म में बना सकते हैं। फुल बॉडी मनी अब लिखेंगे कैसे? फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दैट मनी वेयर मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। अब यहाँ पर मनी वैल्यू का मतलब क्या है? जो वैल्यू उस कॉइन के ऊपर इंस्क्राइब कर रखी है, इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन और रिटर्न ऑन द पेपर नोट, ठीक है। तो जो आपके कॉइन के ऊपर लिखी हुई है या फिर जो आपके पेपर नोट के ऊपर लिखी हुई है वो हो गया मनी वैल्यू। कमोडिटी क्या वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ द कमोडिटी दैट मनी इज मेड ऑफ। जिस मेटल का वो बना हुआ है मनी, जिस कमोडिटी की वो बनी हुई है, उसकी वैल्यू, उस मेटल की, उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है वो हो जाएगा उसका कमोडिटी वैल्यू। तो यहाँ पर फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दैट मनी whose मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। इसका एग्जांपल आप क्या करेंगे? गोल्ड और सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग ओल्ड एज। पुराने समय में जब हम गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन को यूज़ करते थे, वहाँ पर अगर मैं उस गोल्ड को बेचने भी चला जाऊँ सुनार के पास तो मुझे उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी मैं उसके बदले कोई और गुड परचेज करता, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मनी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? कमोडिटी के वैल्यू के इक्वल हो गई। नाउ लास्ट वन इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या हो जाएगा? यहाँ पर यही कंसेप्ट, वेयर मनी वैल्यू is greater than commodity value। अब हमें पता है कि मनी वैल्यू क्या होता है, जो पेपर नोट के ऊपर लिखा हुआ है, और कमोडिटी वैल्यू क्या है? जिस कमोडिटी से वो मनी बना है उस कमोडिटी की वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी हुज मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑल द करेंसी नोट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं 500 के नोट की, तो 500 के नोट में पेपर कितना लगा हुआ है? शायद आपके मोबाइल के साइज जितना। अगर मैं इस पेपर को मार्केट में बेचने जाता हूं तो शायद मुझे बेवकूफ़ कहा जाएगा, कहेंगे ये क्या करने आ गया तू, ठीक है। तो उसकी जो कमोडिटी वैल्यू, उस पेपर की वैल्यू जो है वो क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर मैं उस कमोडिटी की मनी वैल्यू देखूं जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसके लिए उसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है, वो है उसका 500, ठीक है। तो यहाँ पर मनी वैल्यू क्या हो गया? इट्स ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, ऑल द करेंसी नोट्स। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मनी। अब कई बार आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि जहां पर मनी की जरूरत ही ना पड़े? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तभी पॉसिबल है, आप क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ एक्सचेंज। When there is no need of exchange, ऐसे केस में हमें पैसे की, मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
सपोज इफ अ पर्सन इज लिविंग इन ऑन अ आइसलैंड या किसी दूर आदिवासी क्षेत्र में रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, तो मनी की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमें ये पता है कि जो मेरे पास जो करेंसी नोट्स जो मेरे पास पर्स में है या जो मेरे पास हैं इस टाइम, उसकी कम्युनिटी वैल्यू तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, देन व्हाई वी होल्ड इट, तो हम रखते क्यों हैं इसको? तो इसके 3 रीज़न आप दे सकते हैं। इसके 3 रीज़न आप क्या दे सकते हैं? दीज आर द लीगल टेंडर। फाइन, आपने हर नोट के ऊपर देखा होगा गवर्नर जो है आरबीआई का, वो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं इस, आपने देखा होगा, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, तो इट इज़ द लीगल टेंडर। ठीक है। सेकेंड इसका रीज़न क्या बन जाएगा? इट इज़ इशूड एंड ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। किसने कर रखा है इशू और किसने कर रखा है ऑथराइज? गवर्नमेंट ने। और तीसरा क्या दे सकते हैं? इट इज अनलॉफुल नॉट टू एक्सेप्ट मनी फॉर एनी ट्रांजैक्शन। अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं और मैं अगर पैसा लेने के लिए मना कर देता हूं कि नहीं मैं तो कुछ और ही लूंगा, तो क्या हो जाएगा? इट इज अनलॉफुल। तो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई वी नीड टू होल्ड द मनी इवन व्हेन इट्स कमोडिटी वैल्यू इज 0। सो आज के वीडियो में ये चैप्टर इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। हर एक जो कंसेप्ट है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाने की कोशिश करी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के चैप्टर्स के डीप कंसेप्चुअल नॉलेज रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप हमसे ये कैसे मंगवा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट आपके साथ साथ आपके और बाकी फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।